जैसा आप जानते हैं कि 2019 के बाद जो सबसे बड़ा मसला जम्मू कश्मीर के हवाले से यहाँ तक कि लद्दाख में आपने देखा कैसे हालात हुए, वो यहाँ की ज़मीन और यहाँ की नौकरियों को लेके रहा है। एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी रहा, बल्कि ये फिनोमेना पूरी दुनिया में है कि लोग अपने कल्चर को, अपनी लैंड के, क्योंकि लैंड के साथ आपके जुड़े हुए जज्बात होते हैं, आपका कल्चर होता है। पूरी दुनिया में एक रिबेलियन चल रहा है। लद्दाख में हमने हाल ही देखा, और हमारा जम्मू कश्मीर में भी यही मामला है। लोग को एक डर है, एक खौफ है कि हमारी ये जो ज़मीन है या हमारी नौकरियां हैं ये महफूज नहीं है, ये हमारे लिए नहीं है। और हमने देखा भी 2019 के बाद यहाँ भी बुलडोज़र चला। जो गरीब लोग कहीं 2 मरले, 4 मरले, 10 मरले में किसी का घर था, किसी की दुकान थी, उसके ऊपर जो है बुलडोज़र चलाया गया और कोई उनकी सुनवाई नहीं हुई। तो जिसमें आपने देखा कि जम्मू में खासकर जो शेड्यूल्ड ट्राइब के इलाके, गुजर, पहाड़ी, बटंडी या दूसरे इलाके में बसे थे, या कश्मीर में भी कई जगह, यहाँ तक कि गरीबों ने स्कूल बनाए थे इन घासचराई में या स्टेट लैंड में, तो उनको भी जो है उड़ाया गया। तो ख्याल ये था कि जो 2019 में हुआ, तो जब इलेक्शन हुए 2024 में, तो ये ख्याल था कि एक सरकार बनेगी और शायद वो कोई ऐसे कानून नए बनाए, क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट चीफ मिनिस्टर साहब के पास है, जिससे न सिर्फ गरीबों के घर बचेंगे, गरीबों की दुकान बचेगी जिससे उसका रोज़गार होता है या उसका अपना घर बचेगा, बल्कि जो हमारे जो टूरिज़्म के साथ वाबस्ता हमारे होटलियर्स हैं, जिनकी लीज़ ख़त्म हुई है, बहुत साल पहले ख़त्म हुई है, उसको दोबारा जो है उनको कंटिन्यू करने दिया जाएगा। और इसकी खातिर ये सरकार कोई ना कोई कानून लाएगी। पर अफसोस है, कानून तो दूर की बात है, जब ये होटल वालों ने अभी यहाँ अदालत में इसको चैलेंज किया, तो वहाँ जाके सरकार की तरफ से कोई जो है कोई वकालत की नहीं गई इन होटलियर्स की। तो ये मसला खाली टूरिज़्म या होटलियर्स का नहीं, ये आम लोगों का मसला है। आपने देखा कि इस अरसे में 2019 से लेके आज तक कितने मकान, कितने स्कूल, कितने दुकानों को उजाड़ा गया, कितने लोग घर से बेघर हो गए। और मैं समझती हूँ कि सरकार की ये तरजीह होनी चाहिए थी कि एक ऐसा बिल लेके आए जिससे रेगुलराइज हो, कम से कम जिसको 30 साल से ज़्यादा अरसा हो गया हो, 30 साल से ऊपर, चाहे वो कोई गरीब आदमी हो, चाहे उसका घर हो, चाहे उसकी दुकान हो, उसको रेगुलराइज किया जाए। और इसी तरह जो होटल वाले हैं, देखिए ये होटल वालों ने यहाँ बहुत मुसीबत देखी, और टूरिज़्म का जो जिंदा रखा वो इन लोगों ने रखा, रोज़गार देते हैं ये, और हज़ारों लोग इनके साथ काम करते हैं। 2022 में एक कानून लाया गया जिससे लीज सारी ख़त्म की गई। तो तब से लेके आज तक तो किसी होटल को टेक ओवर नहीं हुआ, मगर जब अब सरकार बनी, यहाँ इलेक्टेड सरकार है, तो होटल्स को टेक ओवर किया गया और अनफॉर्चुनेटली सरकार खामोश रही। मतलब ये मुझे समझ नहीं आती ये बात कि इतना बड़ा जो हमारा टूरिज़्म का है, इसके साथ लाखों लोग जुड़े हुए हैं, होटल वाले बड़े मुश्किल हालात में उन्होंने काम किया, इस सनत को ज़िंदा रखा, और आज कहते हैं कि भाई लीज़ एकदम, कई बड़े जो हमारे हेरिटेज होटल्स हैं, चाहे नीडोज़ है, चाहे हाईलैंड पार्क है, या दूसरे होटल हैं, अभी तो गुलमर्ग से शुरू हुआ, पहलगाम पहुँचेंगे, दूसरी जगह पहुँचेंगे। तो इसके बारे में जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, खुद वो रेवेन्यू मिनिस्टर हैं, बिल्कुल खामोश हैं वो, इस बारे में कोई बात नहीं करते हैं। हमने बिल लाया था पिछली बार पीडीपी में, वहीद परा साहब ने एक बिल लाया था, ये जो आम लोग, जो गरीब लोग हैं, उनके लैंड को जो है उसको रेगुलराइज करने का, उसको नहीं एक्सेप्ट किया गया। आज उन्होंने दोबारा से फिर एक बिल लाया है, हमने जो लैंड होल्डिंग्स ऑफ इंडिविजुअल्स, फैमिलीज एंड इंस्टीट्यूशंस who have been in continuous possession of land for 30 years or more, thereby securing their rights, preventing arbitrary evictions, and ensuring social and economic stability across Jammu and Kashmir, including lease land to hotels, institutions in Gulmarg and Pahalgam। ये हमने इस बार फिर से एक बार बिल लाया है, क्योंकि ये जो होटल वाले इन्होंने कर्ज करके सबके अपनी घर में जेवरात बेच के सारा होटल्स में इन्होंने इन्वेस्ट किया,
तो आज इनको जिस तरह बेदखल किया जा रहा है, मैं समझती हूँ ये बहुत गलत है। चीफ मिनिस्टर साहब को चाहिए एक पॉलिसी लेके आए इस बारे में, और तब तक कोर्ट में इसको डिफेंड करे कि इनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, और जो गरीब लोग हैं उनके साथ नहीं होना चाहिए। और ये तो सबसे जो बाहर के लोग हैं वो इन होटल्स पे उनकी नज़र है। मैं अब किसी का नाम नहीं लेना चाहती, यहाँ जिंदल ग्रुप आया, वो कहते हैं वो सारा गुलमर्ग लेना चाहते हैं। तो मुझे नहीं मालूम कि हमारी सरकार खामोश क्यों है, क्योंकि इलेक्शन से पहले उन्होंने सारे लोगों को, चाहे वो गरीब आदमी है, किसी का घर बना है घास चराए में, चाहे स्कूल बना है या किसी का होटल बना है, इन्होंने अपने लोगों को बेच के इनको बताया था कि भाई हमारी सरकार बनेगी तो हम सब कुछ ठीक ठाक करेंगे, आपकी लीज भी बढ़ा देंगे, आपका घर भी नहीं जाने देंगे। मगर जिंदल साहब या दूसरे साहब आए, मुझे नहीं मालूम कि कोई नई अंडरस्टैंडिंग हुई है क्या उनके साथ सरकार की। तो उसके बाद बिल्कुल सरकार खामोश है, यहाँ तक कि जो कोर्ट में भी सरकार ने कोई डिफेंस नहीं किया है इसका। तो अब कह रहे हैं कि इसका ऑक्शन होगा। देखिए, हिंदुस्तान में कहीं भी जहां भी ऑक्शन होता है तो पहला राइट होता है उनका जिनके पास लीज थी। तो ये बताइए मुझे, हमारे होटल वाले जो है वो कहाँ compete कर पाएंगे जिंदल के साथ, अडानी के साथ, अंबानी के साथ, बड़े बड़े लोगों के साथ वो कैसे compete कर पाएंगे। इसका मतलब है कहीं ना कहीं जो कश्मीरियों को एक जहन में एक डेमोग्राफिक चेंज की एक इनसिक्योरिटी थी कि हमसे सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता छीना जा रहा है, जिसके लिए लद्दाख जला, जिसके लिए लद्दाख में 4 लोगों की मौत हुई, जिसके लिए सनम वांगचुक इस वक्त जेल में है, जिसने 370 को हटाने के वक्त बड़ा वेलकम किया था, यूनियन टेरिटरी बनने के बाद बड़ा वेलकम किया था। तो कहीं ना कहीं ये सारा जो है इसके बारे में सरकार को चाहिए कि वो एक पॉलिसी बनाए। और हमने भी बिल लाया है, वहीद परा ने भी एक बार फिर बिल लाया है कि जो हमारे गरीब लोगों के पास जो भी लैंड होल्डिंग्स है, चाहे दुकान को लेके, मकान को लेके या होटलियर वाले को, इसको एक बिल लाके, अगर वो नहीं लाना चाहते तो हम बिल ला रहे हैं कि इसको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, इसको पास किया जाना चाहिए और रेगुलराइज किया जाना चाहिए। तो मेरी उमर साहब से ये गुजारिश है, उन्होंने कहा था कि मुझे तो चूज करना है कि मैं ममता बनर्जी बनूं या नवीन पटनायक बनूं। तो मेरी उनसे गुजारिश है कि आप ना ममता बनर्जी बनिए ना नवीन पटनायक बनिए। अगर आपको बनना है तो केजरीवाल बनिए, जिन्होंने दिल्ली में इतने मुश्किल हालात में लोगों को मुफ्त बिजली दी, लोगों को गैस दिया, अच्छे अस्पताल दिए, जो इलीगल उस वक्त जो मानी जाती थी बस्तियां उनको रेगुलराइज किया, इतनी अच्छी गवर्नेंस दी। बजाय इसके बावजूद कि उनके सर पे भी एक लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठा हुआ था, उनको भी सांस नहीं लेने दिया जा रहा था, उनको जेल में भी डाल दिया, मगर उसके बावजूद वो अपने लोगों के साथ खड़े रहे। आपको भी मुझे लगता है अपने लोगों के साथ खड़ा रहना चाहिए। कम से कम ये जो ज़मीन का झगड़ा है इसको निपटाना चाहिए, इसको इसके लिए एक बिल लाना चाहिए। क्योंकि आज इसी हवाले से इस गवर्नमेंट को 1 साल पूरा हो गया और कुछ देर पहले बीजेपी के लीडर ऑफ अपोजिशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी थी, उसमें सारा निशाना इस गवर्नमेंट को बनाया गया कि इस साल 1 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया, जबकि सारे सवालों का एक ही जवाब होता है चीफ मिनिस्टर की तरफ से कि मेरे हाथ में कुछ है नहीं। उन्होंने ये कहा कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जब भी थी या पीडीपी की थी, उनका सिर्फ यहाँ एक ही रोल रहा है, सड़कों पर ब्लडशेड और जितनी भी यहाँ वायलेंस हुई है, जबकि उस एवज में इस पीरियड के दौरान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट किया और जो लॉस ऑफ लाइव्स होता था, इनोसेंट लाइव्स, उनको बचाने से रोक दिया। क्योंकि ये जो लैंड्स वगैरह का इशू है, वहाँ कई सारी फाइलों का जिक्र किया गया, एजी का जिक्र किया गया, फाइनेंशियल जो फाइल्स है कि वो एलजी के पास है, जबकि एलजी की तरफ से ये क्लेम है कि सारा कुछ उनके पास है नहीं, ओनली ही इज लुकिंग आफ्टर द होम एंड अदर पुलिस सिक्योरिटी। तो 1 साल हुआ है, इस चीज को आप किस तरह देख रहे हैं? इस 1 साल में क्या एक्सपेक्टेशन थी लोगों की जिस तवक्कात पर वोट दिए गए थे और वो शायद उनको नहीं, मैं तो ना यहाँ एलजी साहब की वकालत करने के लिए बैठी हूँ और ना ही एनसी सरकार की। मेरा इतना कहना है कि जिस तरह अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में जो उन्होंने अपने इलेक्शन में वादे किए थे, उनको मालूम था कि मैं यूनियन टेरिटरी का चीफ मिनिस्टर बनने वाला हूँ, जैसे उमर साहब को जो उन्होंने वादे किए थे, चाहे वो बिजली को लेके, चाहे गैस को लेके, अस्पतालों को लेके, स्कूल को लेके, नौकरियों को लेके, रेगुलराइजेशन ऑफ ये जो कॉलोनीज को लेके, जिस तरह अरविंद केजरीवाल ने जिसके सर के ऊपर बंदूक रखी थी बीजेपी ने, उन्होंने वो तमाम वादे पूरे किए। तो मैं उम्मीद करती हूँ उमर साहब भी
जो उन्होंने लोगों से वादे किए, जिसके लिए एलजी की मुदाखलत की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 200 यूनिट बिजली फ्री देना चाहते हो तो एलजी का उसमें कोई रोल नहीं, आप दे सकते हो। आपने कहा मैं स्मार्ट मीटर नहीं लगाऊंगा, अब आप प्री पेड मीटर भी लगा रहे हो, उसमें एलजी का कोई रोल नहीं, उमर साहब का रोल। आपने कहा 12 सिलेंडर फ्री देंगे, उसमें एलजी का कोई लेना देना नहीं है। आपने कहा 10 किलो राशन देंगे, उसमें एलजी साहब का कोई आपने कहा 1 लाख नौकरियां दूंगा मैं, पहले साल में ही शुरुआत करूंगा, उसमें एलजी का कोई लेना देना। मगर सबसे बड़ी बात जो इस वक्त जो हमारी बर्निंग इशू है इस वक्त, वो ये जो लैंड को लेके, जो हमारे होटलियर्स हैं, जो सारे होटल को टेक ओवर किया जाता है, जो गांव में हमारे गरीब लोग हैं उनको लेके, जो छोटे छोटे मकान हैं या स्कूल हैं या दुकान है, उसको टेक ओवर किया जाता है। और सबसे बड़ी बात जो प्ले ग्राउंड्स हैं, जहां हमारे जवान 30-30, 40-40, 50-50 साल से वहां के लोग उनका इस्तेमाल करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। आज आहिस्ता आहिस्ता उनको भी आपके सामने मिसाल है बरजुला बागात की। तो मेरी गुजारिश है उमर साहब से कि बरजुला बागात में अगर उन्होंने शहीदों के लिए कोई मकाम बनाना है, उसके लिए आप 10 कनाल जमीन इनको कहीं और दे दीजिए पुलिस को, ताकि बागात बरजुला का वो ग्राउंड जो है उनके पास रहे। इसी तरह इन्होंने डेली वेजेस को वादा किया था, हम आपको रेगुलराइज करेंगे, उसके लिए तो गवर्नर साहब की इजाजत की जरूरत नहीं। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन की जरूरत है या चीफ मिनिस्टर खुद होता है? चलो चीफ मिनिस्टर सब कुछ के, अगर उन्होंने कहा कि 200 यूनिट बिजली में फ्री दूंगा, वो तो मेरे ख्याल में इससे तो केजरीवाल ने पता नहीं 300 या 350, ये तो 200 इन्होंने वादा कि 200 दे दे। इसके लिए तो गवर्नर साहब की इजाजत की जरूरत नहीं है। जो काम उमर साहब कर सकते हैं, अगर वो भी नहीं करते ये बहाना करके कि मैं नहीं कर सकता हूँ गवर्नर साहब की वजह से, मुझे लगता है वो ज्यादती है यहाँ के लोगों के साथ, खासकर जिन लोगों ने उनको वोट डाला। जो काम वो कर सकते हैं, जो उन्होंने वादे, हाँ मैं कहती हूँ प्रिजनर्स को लेके, जो हमारे जेलों में, मुख्तलिफ जेलों में हमारे प्रिजनर्स हैं, मुझे मालूम है उमर साहब उनको नहीं छुड़ा सकते हैं, मगर कम से कम मरकज के साथ ये बात तो कर सकते हैं, उनको यहाँ वहां से बाहर के स्टेट से यहाँ वापस लाया जाए, इतना तो कर सकते, उनका केस लड़ सकते हैं, उनको लीगल हेल्प दे सकते हैं। पर आज में मेरा मुद्दा यही है कि जो जम्मू कश्मीर में जो हमने बिल लाया है, जो लोगों के पास ज़मीनें हैं, जहाँ घर हैं या दुकान है या होटल्स हैं, उसके हवाले से मेरी गुजारिश है नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार से, वो या बिल खुद लाएं इसको रेगुलर करने का, या हमारे बिल को जो है एक्सेप्ट करें और इस बिल को पास करें। थैंक यू सो मच।